हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इतिहास का गुप्त काल, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक टॉपिक है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले गुप्त काल के बारे में हम जानेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इनका परिचय और समय काल देखते हैं। तो इनका जो समय काल था लगभग 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच था। इनको जो उपाधि दिया था वो महाराजा का। स्रोत और प्रमाण। चीन के यात्री ई सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ दान दिए थे। यानी कि जो चीन के यात्री हैं उनके अनुसार ऐसा लगता है कि वो श्रीगुप्त जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को कुछ दान दिए थे। गुप्त शिलालेख। बाद के गुप्त शिलालेख में भी उनका नाम मिलता है। यानी कि श्रीगुप्त का जो नाम है वो बाद के शिलालेख पे भी मिलता है। राजधानी और क्षेत्र। विद्वानों का मत है कि श्रीगुप्त का शासन मगध या बंगाल में था। यानी कि इनका जो शासन था वो मगध या बंगाल में था। श्रीगुप्त का महत्व इस रूप में है कि उन्होंने वह नींव रखी जिस पर बाद में भारत को स्वर्ण युग कहा जाने लगा। यानी कि श्रीगुप्त का जो भूमिका वो बहुत अहम थी, इसीलिए भारत को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इस समय भारत ने राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति की। यानी कि गुप्त काल में इसके स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी काल में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में उन्नति हुई। इसी काल में ये सब का निर्माण हुआ, इसी काल में सबका उन्नति हुआ, इसीलिए इसको भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। विज्ञान और गणित में प्रगति। आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग, पाई का मान, ग्रहों की गति, पृथ्वी के होने पर विचार, आर्यभट्ट ने इन सब का निर्माण किया। तो ये कौन से काल में? गुप्त काल में, इसीलिए उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। मिहिर खगोल शास्त्र और ज्योतिषी में योगदान, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। दशमलव प्रसिद्धि का विकास इसी काल में हुआ, इसीलिए इस सबको स्वर्ण युग काल कहा जाता है। कला और वास्तुकला का उत्कर्षण भी इसी काल में हुआ था। अजंता एलोरा की गुफाएं, बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला का उद्भव विकास सब इसी काल में हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सांची का स्तूप का पुनर्निर्माण, यानी कि सांची का जो स्तूप था उसका फिर से निर्माण कराया गया था इसी काल में। साहित्य और शिक्षा। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि व नाटककार, जो अभिज्ञानम, शकुंतलम, मेघदूतम आदि के रचयिता है कालिदास। पंचतंत्र और अमर सिंह की अमर कोश जैसी नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय भी गुप्त काल में ही बना था। अब चलिए इनके पुत्र के बारे में जानते हैं। यानी कि इनका जो उत्तराधिकारी था घटोत्कच गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। ये श्रीगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे। यानी कि श्रीगुप्त के पुत्र हुए और चंद्रगुप्त इनका बेटा हुआ। शासनकाल व उपाधि। इनके शासनकाल और उपाधि। अनुमानित शासनकाल 280 से 319 ईस्वी। घटोत्कच गुप्त का नाम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें घटोत्कच का भी नाम मिलता है। हमें घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक थे और गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में गुप्त वंश एक छोटे राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और आगे चलकर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में छोटे राज्य से उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका परिचय जानते हैं। परिचय। इनके पिता घटोत्कच गुप्त, पुत्र समुद्रगुप्त, यानी कि इनके जो बेटा है वो समुद्रगुप्त। शासनकाल लगभग 319 से 335 ईस्वी। इनका जो उपाधि था वो महाराजा धीराज, सम्राटों का सम्राट। इनका जो उपाधि था वो सम्राटों का सम्राट, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली। इस उपाधि से पता चलता है कि इन्होंने गुप्त शक्ति को साम्राज्य का स्वरूप। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं। लिच्छवी वंश से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। इनका जो शादी हुआ था वो कुमारा देवी से हुआ था। इनके संयुक्त सिक्कों पर दोनों के नाम अंकित है, जो इस विवाह के महत्व को दर्शाता है। इसका साम्राज्य का विस्तार। मगध, प्रयाग, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन किया। यानी कि ये सब राज्य को उन्होंने पाया था। छोटे छोटे राज्य को एकीकृत करके स्थिर और संगठित प्रशासन स्थापित किया। छोटे छोटे राज्यों से उन्होंने बड़ा राज्य बनाया।
गुप्त संवत का प्रारंभ लगभग 319 से 320 ईस्वी। इनके राज्याभिषेक को ही गुप्त संवत की शुरुआत माना जाता है, यानी गुप्त संवत का जो शुरुआत होता है इनके राज्याभिषेक से ही माना जाता है। अब बढ़ते हैं इनके बेटे यानी कि समुद्रगुप्त, इनका उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे, जिन्हें इनकी असाधारण सैन्य सफलताओं, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यानी कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनका जो परिचय, इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता कुमारा देवी, शासनकाल लगभग 335 से 375 ईस्वी, आदि महाराजा अधिराज परम भागवत कविराज, यानी कि ये कवि के शौकीन थे, इनको कवि करना बहुत अच्छा लगता था। सैन्य विजय, आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त के 9 नरेशों को पराजित कर उनके राज्य को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। पथ अभियान, दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया। आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति, इनके शासनकाल में व्यापार और कृषि समृद्ध हुए। समुद्रगुप्त स्वयं वीणा वादक थे, सिक्के पर उनका वीणा बजाते हुए चित्र अंकित था, यानी कि इनको संगीत का बहुत शौक था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी कि समुद्रगुप्त के पुत्र, इनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। इनका परिचय, इनके पिता समुद्रगुप्त, शासनकाल लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी। इनको जो उपाधि मिला था वो विक्रमादित्य की। राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र, बाद में उज्जैनी। शक क्षत्रियों पर विजय, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रियों को पराजित किया। का विस्तार, बंगाल से लेकर गुजरात और मालवा तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी कि इनके शासनकाल में गुजरात और मालवा तक गुप्त साम्राज्य का फैलाव हुआ। नवरत्नों का दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान का समूह था, जिनमें कालिदास महाकवि थे, वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे और अमर सिंह अमरकोश के रचयिता प्रसिद्ध थे। कला और स्थापत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं की कला इसी काल में विकसित हुई। अजंता एलोरा की जो गुफा है वो इसी काल में विकसित हुई। बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। उसके बाद विदेशी यात्री, चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत का दौरा किया और शासन को शांतिपूर्ण व समृद्ध बताया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए और उन्होंने भारत का दौरा किया तो भारत को शांतिपूर्ण और समृद्ध बताया, यानी कि किनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो भारत आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।